नमस्कार दोस्तों मेरी शर्ट तेरी शर्ट से ज्यादा सफेद है। ये बात स्कूली बच्चों के बीच समझी जा सकती है, कपड़े धोने वाले किसी साबुन के विज्ञापन में भी जचती है। लेकिन क्या इतनी हल्की बहस देश के संविधान पर भी हो सकती है? क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन असल में यही हो रहा है। संविधान के 75 साल के मौके पर लोकतंत्र के मंदिर संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है। 2 दिन लोकसभा में हुई और आगे 2 दिन राज्यसभा में चर्चा होगी। इस चर्चा को आपने अगर सुना होगा तो यही लबोलुआब निकलता है कि संसद भी अब सिर्फ चुनावी मंच जैसा ही नजर आता है, जहां विपक्षी दल तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का अपना विपक्ष का काम करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष उनका ठोस जवाब देने की जगह विपक्ष पर पलटवार करने को ही अपना धर्म समझती है। विपक्ष से 2 गुनी 4 गुनी ताकत के साथ आरोप लगाना सत्ता पक्ष अपनी कामयाबी मानता है। संसद में चुनावी मंच की तरह आरोप प्रत्यारोप के इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी और कोई नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान की यात्रा निकल संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महत्व समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था। जब प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो उनकी भाव भंगिमा ही ये बता देती है कि अपनी नजर में उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस को किस तरह पानी पिला दिया है। कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। अपने सुपरस्टार के सुपर परफॉर्मेंस पर कैबिनेट के बाकी साथी और बीजेपी के सांसद कोरस में चीयर भी करते हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता, संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती तो नई पीढ़ी को काम आता। लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। कईयों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। अच्छा होता दलगत भावनाओं से उठ करके देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती तो समृद्धि मिलती अनेक देश की नई पीढ़ी को। ऐसा तब तो समझ में आता है जब सरकार पहली बार बदली हो और नई सरकार पिछली सरकार और उसकी नीतियों पर आरोप लगाए। लेकिन मौजूदा सत्ता के लिए ईमानदारी से देखें तो इसकी गुंजाइश भी नहीं है। लगातार 3 बार से सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बनाने का फक्र अगर इस सरकार को है तो हर बात का सही जवाब देने का फर्ज भी इसी सरकार के कंधों पर है। संविधान पर चर्चा के दौरान तो ये जिम्मेदारी और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन इस गंभीर चर्चा में सिर्फ विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस को निशाने पर रखना ही सत्ता पक्ष का असल टारगेट नजर आया है। आरोप भी 10 या 20 साल पुरानी सरकारों पर नहीं, 50 और 75 साल पुरानी सरकारों पर। वैसे प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के नेताओं से ऐसी बातें सुनना कोई नई बात भी नहीं है। इन सब का निशाना शुरू ही नेहरू सरकार से होता है और कम से कम राजीव गांधी सरकार तक तो जाता ही है। उसके बाद क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने सीधे सत्ता नहीं संभाली, लिहाजा कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार या मनमोहन सिंह सरकार मोदी जी या बीजेपी के निशाने पर कम ही रहती है। इस पैटर्न से आप ये भी समझ सकते हैं कि मोदी सरकार या बीजेपी का अचल निशाना असल में कौन होता है। और यही वो बात है जो मौजूदा सत्ता की हर बात को एक अलग रुख दे देती है। यही वो बात है जो नीतियों से हटकर निजी रुख अख्तियार कर लेती है और फिर कोई भी बहस, कोई भी चर्चा बेमानी नजर आती है। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में कमियां नहीं, गलतियां नहीं थी, लेकिन इसके लिए जगह लोकतंत्र का मंदिर संसद हो और मौका संविधान पर चर्चा का हो तो 4 दिनों की पूरी चर्चा किस काम की।
आखिर अपनी खामियों की खामियाजा ही तो कांग्रेस भुगत रही है कि लगातार 3 चुनावों से सत्ता से दूर है। लेकिन लगातार 3 बार सत्ता में आकर भी मोदी सरकार अगर पिछली सरकारों की कमियां ही गिनाती रहेगी और उसी के दम पर जनता के बीच अपनी उपयोगिता साबित करने की सोच रखेगी तो ये कांग्रेस नहीं, सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। संविधान पर चर्चा के दौरान मौजूदा समय में मणिपुर से लेकर चुनाव आयोग तक का मुद्दा है। राज्य सरकारों के साथ राज्यपालों के टकराव से लेकर किसानों को दिल्ली में घुसने तक ना देने का मुद्दा है। सभापति और स्पीकर के आचरण का मुद्दा है। विपक्ष इन मुद्दों को उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन चर्चा का अंदाज वही है, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से उजली है। वैसे तो जिस सत्ता के दौर में जो कुछ होता है, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट सब उसी के खाते में जाता है। ऐसे में देश का वो संविधान जिसके 75 साल होने का जश्न भी संसद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मना चुके हैं, आज उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। उस संविधान को लाने का क्रेडिट कांग्रेस सरकार और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्यों नहीं देना चाहिए? हमें याद रखना चाहिए पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यह मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान इसी सामूहिक प्रयास और समझ का नतीजा है। अगर नेहरू सरकार के तौर तरीके वैसे ही होते जैसे मौजूदा सरकार के हैं, तो क्या संविधान सभा का वो रूप होता जैसा उस वक्त था? जिन बातों को सत्ता पक्ष आज भी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ आरोप के तौर पर इस्तेमाल करता है, असल में तो वो आरोप ही यह साबित करने के लिए काफी है कि नेहरू की सरकार कितनी उदार और उसका साथ सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलती थी। आज तो ये सिर्फ एक नारा भर बनकर रह गया है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। जिस संविधान पर चर्चा हो रही है, देश में रेस उस संविधान की मूल भावना के ठीक उलट लगी हुई है। इस रेस की शुरुआत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही शुरू हुई थी, जो अब बहुत तेजी से फिनिश लाइन की ओर बढ़ती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट को चुनौती देना आप एक फिनिश लाइन के तौर पर ही समझ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम शब्द का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए भाषण देते हो, तो फिर कोई मुख्यमंत्री 80 और 20 का खुलेआम जिक्र करे, या कोई नेता संसद के भीतर बेखौफ होकर गाली दे, या कोई जज ही ये कह दे कि बहुसंख्यक ही देश के नियम कानून बनाएंगे और चलाएंगे, तो हैरानी कैसी? ये सब उसी रेस की तस्वीरें हैं। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ से पहले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें।
पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरीके से भारत अपनी विरासत को लेकर विकास के पथ पर अग्रसर है। भारत किस तरीके से विश्व बंधु के स्वरूप में समूची दुनिया जो कि युद्ध से कहीं ना कहीं संघर्ष से और परेशान, उसको शांति का संदेश देती है। गोदुग्ध जो समस्त प्रकार के ओजस्विता को प्रदान करने वाला है, तेज को प्रदान करने वाला है, विकारों को हरने वाला है, साथ ही साथ पंचामृत से यहाँ माता सरस्वती की और इस कूप की पूजा की जा रही है, क्योंकि पंचामृत जो है वो 5 पदार्थों का संग्रह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। संविधान पर चर्चा के पहले दिन प्रधानमंत्री प्रयागराज में अगले साल जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे थे और संगम तट पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। हिंदुत्व की इस रेस में जब प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं तो बाकी सब उसके पीछे ही है। फिर चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा या बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में ताज़ा सत्ता में आई बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर 12 जनवरी को शिरडी में होगी, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा भी बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। ये तारीख और जगह बहुत सोच समझ कर चुने गए हैं। दोस्तों, शिरडी के साईं बाबा को लेकर हिंदूवादी संगठन यूपी और दूसरे इलाकों में कैसी मुहिम छेड़ते रहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। कई संत और शंकराचार्य तक ये बयान अपने सुने रखे होंगे। ये सब एक देश और एक रेस की तस्वीरें हैं। इस रेस में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही शामिल है, विपक्षी दल भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसा करना उनके लिए चुनावी मजबूरी भी होती है, क्योंकि सवाल वोट का है, दूसरी पार्टी की सेंधमारी को रोकने का है। इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुफ्त तीर्थ यात्रा कराते हैं तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जगन्नाथ मंदिर बनवाने के काम को तेज कर दिया है। ये मंदिर पूर्वी मिदनापुर जिले के दीघा में बन रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के पुजारी को लेकर शुरू हुए विवाद पर बीजेपी पूरे देश में अपनी राजनीति साधने में जुट गई है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी ने जगन्नाथ मंदिर के बोर्ड में इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास को शामिल कर लिया है। बीजेपी को तगड़ा झटका भी दिया है। इसके जवाब में विधानसभा में नेता विपक्ष और बीजेपी के दिग्गज शुवेंदु अधिकारी अब सरकारी खजाने में मिसयूज का आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। जहां मंदिर बन रहा है वो शुवेंदु का गढ़ माना जाता है। शायद इसलिए बीजेपी और खुद शुवेंदु ज्यादा बेचैन है। ममता उनके गढ़ और वोट बैंक में सेंध जो लगा रही है। शुवेंदु का कहना है कि सरकार ऐसे किसी मंदिर का निर्माण नहीं कर सकती। दोस्तों, ये एक ही रेस में टकराने की स्थिति है, आगे निकलने की होड़ है। वरना अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सरकार और खुद प्रधानमंत्री की भूमिका क्या देश और दुनिया में किसी से छिपी है? इस रेस में हर कोई शामिल है। बंगाल की पूर्व जज से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज तक, राज्यसभा के सभापति यानी देश के उपराष्ट्रपति तक, इन सब के बीच में देश की वो हर संवैधानिक संस्था भी आती है जो सीधे तौर पर तो इस रेस में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन इस रेस के असली लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक चल भी रही है। वो संस्थाएं अपना पूरा योगदान दे रही हैं। इस रेस की मंजिल आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को देखकर समझ सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि संसद में चर्चा संविधान पर हो रही है, जबकि रेस संविधान से ठीक उलट चल रही है। संसद में विपक्ष हर रोज संविधान की कॉपी हाथ में लेकर गठबंधन वाली मोदी सरकार पर संविधान खत्म करने का यह आरोप लगाता है। Youngsters from Sambal came to see me. Innocent people, they had done nothing. They were just, वो बस पास में थे। 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में?
कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। स्पीकर साहब, हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। आप भी हैरान हो सकते हैं, संविधान पर चर्चा के नाम पर संसद में चल रहे तमाशे को देख सकते हैं। लेकिन चर्चा के मुद्दे और मकसद को लेकर दिमाग पर जोर मत डालिएगा दोस्तों। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।